नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा उपयोगी हम विपरीत राजयोग की चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजेश्वर योग जो बनता है वह कब बनता है, किन स्थितियों में बनता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक, रोचक और आप सभी के लिए अति आवश्यक विषय को। देखिए, कुंडली के अंतर्गत जब भी हम बात करेंगे विपरीत राजयोग की, तो हमको ये जानना बेहद आवश्यक है कि विपरीत राजयोग आखिर है क्या। जैसे यहां पर एक कुंभ लग्न की कुंडली आपके सामने है, एक लग्न चार्ट है कुंभ लग्न का जिसको आप देख पा रहे हो। इसके आधार पर मैं आपको ये विपरीत राजयोग समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे जो ज्योतिष में सर्वाधिक जो जन्म कुंडली के अंतर्गत सबसे निकृष्ट भाव जो माने जाते हैं, सबसे खराब भाव जो माने जाते हैं, वे 6, 8 और 12 भाव माने जाते हैं। जैसे ये कुंभ लग्न की कुंडली है तो ये पहला भाव हुआ, जहां पर ये 11 लिखा है, पहला भाव। और इससे हम जब गिनेंगे पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, तो ये छठा भाव हो गया जहां पर 4 लिखा हुआ है। ऐसे ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, तो ये 8वां भाव हो गया जहां पर 6 लिखा हुआ है। 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, जहां पर 10 लिखा हुआ है वहां पर वह 12वां भाव हो गया। मैं लग्न को यहां पर हटा देता हूं। तो मुख्य रूप से हमें 3 भावों का ध्यान रखना है। कुंडली के अंतर्गत सबसे ज्यादा खराब भाव जो माने जाते हैं वे 6, 8 और 12 भाव माने जाते हैं। लेकिन यह भी राजयोग का निर्माण करते हैं। एक महत्वपूर्ण राजयोग है राजेश्वर। राजेश्वर योग है, वह भी जो बनता है वह इन तीनों के आधार पर ही बनता है। तो मैं बता देता हूं किस प्रकार से वह योग बनेगा। देखिए, कहा यह जाता है कि जब भी ये 6, 8, 12 के जो अधिपति हैं, ये जिस भी भाव में जाकर बैठेंगे या किसी शुभ भाव के अधिपति के साथ भी अगर ये विराजित हो जाते हैं, तो उससे संबंधित जो उसकी शुभता है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। उसके भाव से संबंधित जो शुभता है उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं, उसको समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो ये इनके महत्वपूर्ण है कि यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि कुंडली के अंतर्गत, देखिए कैसे बनता है ये, यदि कुंडली के अंतर्गत जो छठा भाव है उसके अधिपति अगर 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, जिसको व्यय भाव कहा जाता है, और जो व्यय भाव के अधिपति हैं वह अष्टम भाव में आकर बैठ जाए, और अष्टम भाव के जो अधिपति हैं वह उठकर छठे भाव में आकर बैठ जाए, यह विपरीत राजयोग है। यह विपरीत राजयोग है, लेकिन शर्त है इसके पीछे, किसी भी प्रकार से अन्य किसी भाव के अधिपति शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि या यहां पर इनका बैठना नहीं होना चाहिए, तब ये पूर्ण रूप से विपरीत राजयोग है। ऐसे भी हो सकता है कि छठे भाव के अधिपति अष्टम में आकर बैठ जाएं और अष्टम भाव के अधिपति द्वादश भाव में आकर बैठ जाएं, और द्वादश भाव के अधिपति कहां पर आकर बैठ जाएं, छठे भाव में आकर बैठ जाएं। तो जब भी यह स्थिति होगी तो यह विपरीत राजयोग है। और इस प्रकार के जो विपरीत राजयोग है इसको कहा जाता है वैभवशाली योग है। ये इसको राजेश्वर योग भी कहा जाता है। देखिए, अष्टमेश यदि व्यय भाव में चले जाएं, अगर अष्टमेश से देखें तो अष्टमेश अगर व्यय भाव में चले जाएं, या फिर जो षष्टेश हैं अष्टमेश व्यय भाव में चले जाएं या षष्ठ भाव में चले जाएं, दोनों स्थितियां हैं।
अब अगर हम अष्टमेश को फोकस करें तो अष्टमेश या तो कहां पर चले जाएं, अष्टमेश मैंने आपको दोनों स्थितियां बता दी, अष्टमेश या तो षष्ठ में चले जाएं या व्यय भाव में चले जाएं, और षष्ठेश यदि अष्टम में चले जाएं अथवा वह व्यय भाव में चले जाएं, और व्ययेश यदि षष्ठ अथवा अष्टम भाव में हो, तो यहां पर इनकी ये जो युति है, दृष्टि है, एक्सचेंज संबंध है, यह किसी अन्य ग्रह जो कोई शुभ भाव से संबंधित ग्रह उनके साथ नहीं होना चाहिए, ये आपस में ही हो। तो ये एक बहुत ही वैभवशाली राज राजेश्वर योग होता है। देखिए यहां पर ये क्यों बना, अब इसके पीछे निष्कर्ष है, साइंस लगता है बिल्कुल, ज्योतिष कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये विज्ञान के ऊपर है, पूरा गणित है, वेदों का सार है। देखिए वेदों का ज्ञान है, इसमें वेदों के नेत्र कहे जाते हैं। एक सूत्र है कि यदि 6, 8, 12 भाव, षष्टम, अष्टम, द्वादश, इन भावों के अधिपति जिस किसी भाव में जाकर बैठ जाए उस भाव का नाश कर देते हैं। इन भावों के अधिपति जिस भाव में जाकर बैठ जाए उस भाव का नाश कर देंगे। अब मानकर चलिए अष्टम भाव का अधिपति आकर कहां पर चला जाए, इस भाव में चला जाए, तो क्या करेगा वह जो आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो परेशानियां हैं वह खड़ी कर देगा, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देगा, इस तरह की परेशानी दे देगा। तो करेगा क्या, इस भाव के यहां का अधिपति यहां बैठा तो इस भाव के फल का नष्ट कर दिया। अगर ये यहां बैठा तो संतान से संबंधित परेशानियां खड़ी कर दी इसने, अगर ये यहां बैठा तो विवाह में परेशानी ला दी, जीवन साथी से संबंधित परेशानियां दे दी, ठीक है। अगर ये लग्न में बैठा तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे दी। तो क्या हुआ कि यह षष्ठम भाव का अधिपति इन केंद्र में आकर बैठ गया, शुभ भावों में आकर बैठ गया, तो उन भावों को उसने नष्ट करने का काम किया। लेकिन यदि वही सूत्र यहां काम करेगा, कैसे करेगा, यदि अष्टम का अधिपति आकर षष्ठ में बैठे तो इस भाव का भी तो नाश करेगा, इस भाव का नाश करेगा। इस भाव का नाश कैसे करेगा, इस भाव, ये भाव किससे संबंधित हो गया, जो छठा भाव है, रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित हो गया। तो उस जब ये यहां आ जाएगा तो उस व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने का काम करेगा। और यदि षष्ठ भाव का अधिपति यहां चला गया तो वह क्या करेगा, वह जो 12वें भाव से संबंधित दोष हैं, खर्चे हैं, जेल हैं, अस्पताल हैं, इनको नष्ट करने का काम करेगा, इनको खत्म करेगा, खर्चे खत्म करेगा, व्यय खत्म करेगा। और जब व्यय भाव का अधिपति अगर अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ये आयु संबंधित जो परेशानियां हैं, जो रोग संबंधित परेशानियां हैं, जो अष्टम से संबंधित परेशानियां हैं, उनको नष्ट करेगा। तो जब समस्या ही नष्ट हो जाएंगी तो वह बहुत बड़ा एक राजयोग है, जीवन में सफलताएं मिलती रहेंगी, असफलताएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये एक राज राजेश्वर, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही अच्छा एक राजयोग माना जाता है। लेकिन यहां पर भी आप एक बात को विशेष रूप से जब हम देखेंगे तो फलदीपिका में भी इसके बारे में लिखा हुआ, लेकिन यहां पर यह दीनता योग भी हो गया। फलदीपिका के अनुसार दीनता योग कब होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कालामृत के अनुसार ये राज राजेश्वर योग है, लेकिन अब ये दीनता योग में कब, अगर आप देखो कि राज राजेश्वर आपने देखा राज राजेश्वर, लेकिन दीनता योग कब बन सकता है। देखिए यदि षष्ठ भाव का अधिपति अष्टम में आकर बैठ जाए और अष्टम भाव का अधिपति षष्ठ भाव में आकर बैठ जाए, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को का स्थान परिवर्तन कर लिया। तो यहां दूसरा सूत्र क्या कहेगा कि जब भी कोई दो ग्रह दो भावों के अधिपति क्या करते हैं, एक उसके भाव में आकर बैठ गया, दूसरे पहले के भाव में आकर बैठ गया, मतलब भावों में आपस में उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया, तो ऐसी स्थिति में कोई किसी के भाव को खराब नहीं करता, कोई किसी के भाव को खराब नहीं करता, बल्कि उन भावों को में वृद्धि करता है। तो अगर षष्ठ भाव का अधिपति अष्टम में आकर बैठेगा तो क्या करेगा वो, और अष्टम का षष्ठ में आएगा तो वो कहेगा तेरा भाव भी अच्छे से चलेगा और मेरा भी अच्छे से चलेगा, कोई किसी को
परेशानी नहीं देगा। जैसे कि मानकर चलो, अगर आप ये देखो कि किसी व्यक्ति को किसी ने पकड़ लिया कि मैं इसको जब छोड़ूंगा जब तुम मेरा ये काम करोगे, उसने भी पकड़ रखा है कि मैं इसको जब छोड़ूंगा जब तुम ये काम करोगे, और कोई किसी के को हानि नहीं पहुंचा सकता क्योंकि दूसरे का जो व्यक्ति है वो दूसरे ने पकड़ रखा है। तो वही चीज है कि जब अष्टम का जो अधिपति है वह यदि षष्ठ में बैठे और षष्ठ का अधिपति अष्टम में बैठे, इसी प्रकार से हम इस भाव को भी देख सकते हैं, इसका अधिपति इसमें और इसका अधिपति इसमें, इसका अधिपति इसमें या इसका अधिपति इसमें। तो इस तरीके का जब भी इनमें इंटरचेंज होगा आपस में तो वह अच्छा योग नहीं होगा। आप कहोगे कि ये राजयोग है, नहीं, राजयोग की कंडीशन जो विपरीत राजयोग की कंडीशन जो बनेगी वो यही बनेगी कि यदि जो षष्ठ भाव का अधिपति है वह आकर कहाँ बैठ जाए, द्वादश में आकर बैठ जाए, और द्वादश भाव का अधिपति आकर बैठ जाए अष्टम में, और अष्टम का अधिपति आकर बैठ जाए षष्ठ में, तो यहाँ पर कोई किसी इंटरचेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा दोनों में। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग भावों में बैठे हैं, छठे का दशम में, छठे का द्वादश में, और द्वादश का अष्टम में, अष्टम का षष्ठ में, इस तरीके से। या अगर हम ऐसे चलें तो जो षष्ठ का अष्टम में और अष्टम का द्वादश में, द्वादश में और द्वादश का षष्ठ में, इस तरीके से बनेगा तो यह क्या होगा, यह राजयोग होगा, विपरीत राजयोग कहा जाएगा, और बहुत ही उन्नत यह राजयोग होगा। एक शर्त ध्यान में रखनी है, अन्य किसी भाव के अधिपति, अन्य किसी भाव के अधिपति इसमें नहीं बैठे और ना ही देखें, तो दृष्टि संबंध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दृष्टि संबंध से भी क्या करते हैं, उस भाव के फल को नष्ट करने का काम करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ही चंद्रमा होते हैं षष्ठ भाव के अधिपति, अगर चंद्रमा अष्टम में आकर बैठ जाए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंतर्गत, और जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वह चले जाएं द्वादश भाव में, जैसे बुध हैं वह यहाँ आकर बैठ जाएं, और इसी तरीके से जो शनि हैं वह यहाँ आकर बैठ जाएं। ये जब ये स्थिति बनेगी, जब यह स्थिति बनेगी तो यह राजेश्वर योग है। ठीक है, विपरीत राजयोग है। राजेश्वर योग एक विपरीत राजयोग है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, अलग नहीं, विपरीत राजयोग है। और इसी तरीके से जब अगर जो षष्ठ भाव के अधिपति हैं वे द्वादश भाव में चले जाएं, और द्वादश भाव के अधिपति अष्टम में चले जाएं, अष्टम के अधिपति षष्ठ में चले जाएं, तब भी राजेश्वर योग रहेगा। तो यह विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ है। देखिए, विपरीत राजयोग में तब भी यह विपरीत राजयोग बनता है यदि किसी जातक की जो कुंडली है उस कुंडली में जो अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं वह नीच हो गए हैं या कमजोर हो गए, शत्रु क्षेत्री हो गए हैं, ठीक है, वक्री अवस्था में चले गए हैं, तो वहां पर भी विपरीत राजयोग बनता है। इससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हो कि जो ये स्थिति है यह आपको कितनी समझ में आई और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो अवश्य पूछें। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे हम छादक ग्रहों के बारे में भी आपको प्रश्न आ रहे हैं, छादक ग्रह कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में आगे हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।